In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, मेरा नाम एकांश ढुल है। मेरा इस बार यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि मैं वैसे ओरिजिनली रोहतक हरियाणा से आता हूँ एंड आई हैव बीन रेज्ड इन चंडीगढ़। मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ में सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से हुई क्लास 10 तक, और फिर 11th-12th के लिए क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया तो आई शिफ्टेड टू भवन विद्यालय चंडीगढ़, और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ। मैं 25 ईयर्स का हूँ। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था यूपीएससी में। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ बाय बिग मार्जिन। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में मेरा 342 रैंक आया, थर्ड अटैम्प्ट में मेरा 295 रैंक आया, और इस बार मेरा रैंक 3 आया। और मैं प्रेजेंटली इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हूँ 2024 बैच में, जो मेरा 23 वाले एग्ज़ाम से सिलेक्शन हुआ। ये मेरी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ये इस साल का रैंक 3 और पिछले 2 सालों का वो रैंक आना, मतलब इज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी। मतलब करीब 2019 सितंबर में फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज से मैंने थोड़ा बहुत यूपीएससी की तरफ इंक्लिनेशन शुरू कर दिया था, एंड बाय 2020 मैंने अच्छी तरह तैयारी शुरू कर दी थी कोविड में। तो दिस इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ 5 और 6 ईयर्स ऑफ ग्रूलिंग हार्डवर्क। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो भी मैंने ये 5-6 साल में सीखा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम, और जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम को देखता हूँ, वो मैं आप सबके बारे में आप सबको बताऊँ। हाँ, मेरी ये 5-6 साल की जर्नी रही है, और मतलब दिस रिज़ल्ट हैज़ कम आफ्टर ग्रूलिंग हार्डवर्क ऑफ 5-6 ईयर्स। मुझे जेन्युइनली ये भी लगता है पर इसके बाद कि इस एग्ज़ाम में एक जेन्युइन ऑब्जेक्टिविटी है। इस एग्ज़ाम में बहुत वास्टनेस है, पर देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। और अगर हम वो मेथड को अंडरस्टैंड कर लेंगे, जो मुझे लगता है कि एक सेंस में मैं कर पाया हूँ, ताकि क्योंकि उसी के कारण मेरा हर अटेम्प्ट में प्रोग्रेसिवली मार्क्स बढ़े हैं, जिन एरियाज़ में बढ़े हैं। तो मेरा एंडेवर ये है कि मैं इस एग्ज़ाम का जो मंत्रा मैंने निकाला है वो आप सबके साथ शेयर करूँ। थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा, क्योंकि हम बेसिकली मैं तुम्हें 6 साल का जिस्ट 1.5 घंटे में दे रहा हूँ। तो वो मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज इन्फ्लक्स है, पर आई वुड सजेस्ट कि इसको ज़रूर देखना। देखने से पहले मैं कुछ लार्जर बातें करना चाहता हूँ जो एस्पिरेंट्स के लिए, जो स्टार्ट कर रहा है या मतलब जो शुरू के स्टेज पे है, या इवन जो बाद में उसके लिए, पर कुछ मतलब बेयर फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि इस एग्ज़ाम के बारे में वो ओवर गाइडेंस हो गई है। इस लेवल की ओवर गाइडेंस हो गई है कि चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मतलब पाथ ए जहाँ पे हम हैं और पाथ बी सिलेक्शन के बीच में अब अनलिमिटेड रास्ते हो गए हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कॉमनैलिटी है, अगर हम उसको बहुत डीपली एनालाइज करें। कॉमनैलिटीज़ हैं और कुछ डाइवर्जेंसीज भी हैं, सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से। तो कैविएट सबसे पहला तो यही है कि मेरी भी बात उतनी ही सुनना जितनी समझ में आए, जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ रिलेट होती हो। नहीं होती तो इग्नोर कर दो। सबके अपने मेथड से। ये मेरी जर्नी की वीडियो है, इसमें से कुछ चीज़ें तुम ज़रूर पिक कर सकते हो। जो नहीं समझ में आया, जो तुमसे रिलेट नहीं करता, उसको ड्रॉप कर सकते हो। दूसरी बात, हार्ड वर्क इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। पर जिस लेवल का कंपटीशन अब हो गया है, हार्ड वर्क कहाँ लगाना है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने आप को, तो हम मतलब अपने आप को भी हम फूल ना करें कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो हार्डवर्क की डायरेक्शन डिटरमिन करेगी कि हमारी सक्सेस कितनी होएगी। तो हमारी जिससे मैं मतलब नेक्स्ट बात पे आना चाहता हूँ कि हमारा जो फोकस है ना, वो प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं होना चाहिए, कितने घंटे पढ़े। इनपुट से आउटपुट पे होना चाहिए कि मतलब हमने कितने घंटे पढ़े इंपॉर्टेंट है, उस घंटे में क्या पढ़ा, कितनी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस हुई, वो हम देखें। ये एग्ज़ाम में जितनी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं जितने टाइम में, वो अननेचुरल है। इतनी जल्दी इतने कम समय में इतना पढ़ना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सो ईजी, विच इज़ नॉट समथिंग विच ऑर्गेनिकली हैपन्स।
तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम अपने ब्रेन को ओवरलोड कर रहे हैं। जैसे हम अगर 7 दिन का खाना एक दिन में खाएंगे तो जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है, ये हम मतलब बहुत सालों की इन्फॉर्मेशन जो हमें बहुत सालों में एक्यूमुलेट करनी चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन हम बहुत छोटे टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके जेन्युइन फॉलोआउट्स हैं। तो अपने ब्रेन को वो प्रोसेसिंग टाइम देना ज़रूरी है। दूसरा इसके बाद क्या है कि पेशेंस और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की जर्नी लंबी है, एग्ज़ाम का एंड बहुत दूर है। मतलब विजन और फोरसाइट इस एग्ज़ाम में नेचुरल वेपन्स है, क्योंकि मिनिमम 2 साल की तैयारी है, मैक्सिमम 5-6 साल एवरेज हो गए हैं आजकल। तो लार्जर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है और मेथड पे फोकस होना भी ज़रूरी है। मतलब मीन्स और एंड्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। इतना प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होना कि हम भूल ही गए कि हम ये पढ़ाई कर क्यों रहे थे, जो हम सबके साथ नेचुरली होता है। तो जब पढ़ाई करें ऑलवेज लुक बैक कि इसका मेरा डायरेक्ट रिजल्ट में क्या आउटकम में कोई चेंज ला रहा है, ये नहीं ला रहा तो वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर गाइडेंस वाले पॉइंट से मैं एक बात और कहूँगा कि इस एग्ज़ाम में एक जेन्युइनली पीयर्स और मेंटोर्स की बहुत रेलेवेंस है। पर मैं मेंटोर को ब्लाइंड वर्शिपिंग से इक्वेट नहीं करता। मतलब आई हैव टोल्ड इट एवरीवेयर दैट अतीश सर हैज़ बीन लाइक अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू मी। ही हैज़ बीन अ जेन्युइन मेंटर। वी हैव सैट फॉर काउंटलेस नंबर ऑफ आवर्स। बट हमारे रिलेशनशिप कोई ट्रेडिशनल मतलब हायरार्की और सबऑर्डिनेशन वाला नहीं है। हमारे रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, बहुत फ्रैंकनेस है, फेयरनेस है। मतलब सर हैज़ गिवन मी द लिबर्टी कि अगर मैं सर को बोलूँ कि सर ये नहीं मेरे लिए नहीं काम करा, आपका ये मुझे नहीं जम रहा, या जो हमने कलेक्टिवली देखा कि सर ने मुझे कहा कि ऐसे आंसर लिख, तो मैंने कहा सर मुझे ये वाला तरीका जमता है, तो सर हैज़ बी गिवन मी दैट स्पेस कि तू वैसे ट्राई कर। ही हैज़ बेसिकली चैनलाइज्ड माई whatever strengths I had in the best possible manner. So that I believe is the role of a good mentor in this exam. It doesn't mean any blind worshipping to anyone. And I'm saying it with, and Atish sir has given me this liberty also. Even like for me, it has not been even Atish sir. I have disagreed with him and we have collectively come up with things. Last बात शुरू करने से पहले ये है कि हमारा पर्पस इस एग्ज़ाम को देने का और उस एग्ज़ाम को देने के प्रोसेस में पढ़ाई करने का बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। देयर आर 10 अदर वेज टू बिकम वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दुनिया में जितनी कंज्यूम करने की नॉलेज है वो इनफाइनाइट है। हमारा एजेंडा यहाँ पे दुनिया में सबसे नॉलेजेबल बनना मेरे हिसाब से नहीं है। वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसका इंटरेस्ट है, हम जितना हो जाएंगे। अभी हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कि जितनी नॉलेज चाहिए हम उतनी नॉलेज ले लें। इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं कि इस एग्ज़ाम में हमको क्या करना है। मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम की तैयारी लेयर्स में है। मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ नॉट लीनियर। वो आप पहला लेवल करते हैं, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। वो प्रीलिम्स के लिए भी ट्रू है, वो मेंस के लिए भी ट्रू है। और उससे एक प्री लेवल गेम है जिसको L0 बोलता हूँ मैं, कि वो जो हमारा बेस है। तो अब हम इस एग्ज़ाम के L0 पे आ जाते हैं, जिसको मैं L0 बोलता हूँ। L0 का मतलब है कि वो फाउंडेशन नॉलेज जो इस एग्ज़ाम के लिए एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई है, जहाँ से हम एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। L0 के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स मेंस में ओवरलैपिंग है, कुछ सब्जेक्ट मेंस में डिफरेंट है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम एक नए एस्पिरेंट की तरह स्टार्ट करें तो हम L0 के लिए उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर मैं पॉलिटी नहीं समझूंगा, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट नहीं समझूंगा, तो मेरे लिए इंटरनल सिक्योरिटी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि मैं डायरेक्टली पढ़ूं कि बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि चैलेंजेस जो होंगे वो पॉलिटिकल इन नेचर होंगे, ज्योग्राफिकल इन नेचर होंगे, लीगल इन नेचर होंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम वो सब्जेक्ट्स को इग्नोर करके वो पढ़ें। तो हम शुरुआत में ये कर सकते हैं कि हम L0 में कोर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें। हमारे कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स पे इकोनॉमी, 5 सब्जेक्ट। तो ये इन सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा एम्फेसिस दें, पहले इनको कंप्लीट करें। हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉमन है, ये बेस फाउंडेशन है, तो इसको हमें वो डेप्थ में पढ़ना चाहिए, इसको वो ड्यू देना चाहिए, थोड़ा पेशेंटली समझना चाहिए कि पॉलिटी में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, गवर्नर का क्या रोल है, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है,
इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, इस तरह की जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, सीपीआई क्या होता है, वो हमको बिना ये सोचे कि प्रीलिम्स में कहाँ है मेंस में कहाँ है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो L0 है हमारा। मैं उसके आपको सोर्सेज बता सकता हूँ। मैं सोर्सेज पे अभी पर्टिकुलरली इसलिए बात नहीं कर रहा, मतलब इनके सोर्सेज हैं, मैं अभी बता देता हूँ रैंडमली। सोर्सेज इस एग्ज़ाम में बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हैं। मैंने, क्योंकि मेरी जर्नी लंबी रही है, ऑलमोस्ट कोई ऐसा इंडस्ट्री और मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं रहा जिसका मैंने कुछ ना कुछ रेफर ना किया हो, और मेरे हिसाब से आपको बेस्ट हर जगह से उठाना चाहिए। सोर्सेज का इसमें मामला ऐसा रहता है कि कोई वन स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं है। प्रीलिम्स ज्योग्राफी के लिए जो चीज़ रेलिवेंट है, हो सकता है वो मेंस ज्योग्राफी के लिए रेलिवेंट ना हो, तो हम इंस्टीट्यूट तो छोड़ ही दें। इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर कोई पर्टिकुलर पार्ट बढ़िया पढ़ा रहे, क्या पता वो दूसरे पार्ट को उतना ना कवर करे। पर L0 के सोर्सेज हम रैंडमली उठा सकते हैं, जो भी फाउंडेशन सोर्सेज माने जाते हैं। जैसे पॉलिटिकली आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए, इकोनॉमी में आप मृणाल पटेल सर के नोट्स ले लीजिए, ज्योग्राफी में आप सुदर्शन सर को रेफ़र कर सकते हैं, हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। ये कुछ क्या कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया मैम की, नितिन सांगवान सर की बुक है, NCERTs हैं। ये सब L0 लेवल, GC लियोंग है ज्योग्राफी के लिए, जो जिसको जमता है वो कर ले, क्योंकि ये फाउंडेशन, इससे एनीवे कोई डिफरेंशियल नहीं क्रिएट होगा। ये वो प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो अपने को चाहिए। अब हम इसके बाद स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पे आ जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी लेवल्स हैं, हम उसकी अभी बात करेंगे। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी बेसिक नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स अब खत्म हो गई है। अब हम प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, और जो ये वाली तैयारी है कोर सब्जेक्ट्स की, वो हमने प्रीलिम्स और मेंस की कोई अलग अलग करके नहीं करी है। हमारा फाउंडेशन कॉमन बना है। यहाँ से हमारी डाइवर्जेंस होगी कि उसी फाउंडेशन में कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट करेंगे, कुछ चीज़ें मेंस के लिए रेलिवेंट करेंगे, कुछ नई चीज़ें प्रीलिम्स के लिए जोड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें मेंस के लिए जोड़ेंगे। अभी तक हमारा जो बेस और L0 था वो कॉमन था, वो फाउंडेशन था, वो डेप्थ था, उसमें एक पेशेंस लगाइए, जल्दी मत करो। दैट बेस विल अदरवाइज हॉन्ट यू फॉर द ईयर्स अहेड, कि तुम उसको अभी ढंग से नहीं करोगे तो तीसरे साल में तुम गैप्स फील होंगे कि मेरा यहाँ गैप है, वहाँ गैप है। तो उसमें अगर 6-8 महीने लगते हैं तो उसको अच्छे से लगाओ, मतलब उसको पढ़ाई करो, इंजॉय करो उस प्रोसेस को, तब लार्जर पिक्चर के बारे में मत सोचो। अब पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में डीप डाउन करने से पहले मैं एक बात और लास्ट कहूँगा। इस एग्जाम में जैसे सब लोग करंट अफेयर्स का थोड़ा हुआ रहता है, मुझको भी रहता है, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन, वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। करंट अफेयर्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, कि पढ़ते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रीलिम्स में क्या रोल है, इसका मेंस में क्या रोल है, इसको मैं मेंस में कैसे यूज़ करूँगा, इसको प्रीलिम्स में कैसे यूज़ करूँगा। हर चीज़ की वैल्यू है, पर ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करने से एग्जाम नहीं होगा। हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में। जैसे मैंने अपना लेवल्स का सिस्टम बनाया, आप अपना एक सिस्टम बनाइए कि मुझे ये चीज़ें, उन चीज़ों में सिस्टम में चीज़ें फिट करें कि करंट अफेयर उसमें यहाँ फॉल करता है, ऐसे फॉल करता है। अब हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए आ जाते हैं। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मेरे चारों बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मार्जिन भी अच्छा रहा है, पहले साल 105, दूसरे साल 119, तीसरे साल 95, चौथे साल इस साल 105। तो मुझे लगता है मेरे पास वो आइडिया है कि कैसे प्रीलिम्स को अनप्रिडिक्टेबल से प्रिडिक्टेबल बनाना है। दूसरा, मेरे हर बार 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आए। मेरा एंडेवर यही है कि मुझे प्रीलिम्स को ओवरकिल नहीं करना। मुझे प्रीलिम्स में, मतलब प्रीलिम्स क्या एनीवे क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो अगर आप क्या कहते हैं ओवरकिल करने जाओगे तो आपकी मेहनत का आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। आपको बेसिकली कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर लाने की, आप वापस घर आओ तो आप मेंस की तैयारी अगले दिन से कर सको। मेरा हमेशा से यही फोकस रहता था, और मैं तैयारी उसको उसी ओरिएंटेशन से करता था। प्रीलिम्स को अनप्रिडिक्टेबल से प्रिडिक्टेबल करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी दूसरी बात ओवरकिल करने से, कि हमें प्रीलिम्स में जो एफर्ट देना है, हमारा एफर्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट जगह पे होना चाहिए, ताकि हमारे कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर आए। पर हम 130 4 बार 140 नंबर लेके भी कोई पॉइंट नहीं है, मैं और वो सेम पेडेस्टल पे। तो अगर मैं उतना एफर्ट मेंस में लगाऊंगा तो मेरा रैंक बेटर आएगा। तो इस विजन के साथ हम प्रीलिम्स शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स में कुछ जनरल बातें करता हूँ मैं, उसके बाद मैं प्रीलिम्स की स्पेसिफिक लेवल्स की बातें करूँगा। सबसे पहली बात है कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट और उसके सोर्सेज क्या हैं, जो सबको जानने का रहता है। देखो, ज्योग्राफी के लिए प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी में सुदर्शन गुर्जर सर से बेटर कोई नहीं है। ही विल गिव यू द बेस्ट लर्निंग एंड मेमोरी ऑफ
एवरीथिंग रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मैंने उनको रेफ़र किया और उसके नोट्स भी बनाए। इकोनॉमी में मृणाल पटेल सर के नोट्स से बेटर कुछ नहीं है। ये सब बहुत, पर ये सारे सोर्सेज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो ये मेरे L0 से मैंने कवर किए हैं और वहाँ से फिर प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें निकाली हैं। तो वो मेरे क्या कहते हैं उसमें इकोनॉमी में मृणाल सर बेस्ट हैं। हिस्ट्री में प्रतीक नायक सर के अन अकेडमी पे बहुत अच्छा, पर वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। बात है मेरे पास उतनी टाइम की लग्जरी थी, तो मैंने वो L0 अच्छे से किया और वहाँ से प्रीलिम्स का प्रिपेयर किया। अतीश माथुर सर का पॉलिटी के लिए मैग्ना कार्टा से बेटर कुछ नहीं है। हिस्ट्री में उसके अलावा स्पेक्ट्रम भी पढ़नी चाहिए। पॉलिटी में किसी को किताब पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, उनमें गैप्स है सब में, पर वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में GC लियोंग कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में शंकर IAS की बुक बहुत अच्छी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हिमा बिंदु मैम या CP कौशिक सर, दोनों का मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब दोनों की क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं। ये आपका प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर्स। अब अपने को ये करने के बाद जब ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रीलिम्स का अब लेवल 0 हो गया। अब प्रीलिम्स का लेवल 1 क्या है कि ये सब नॉलेज में से अपने को नोट्स बनाने हैं। हम अभी यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स के नोट्स की बात कर रहे हैं कि हमारी फाउंडेशन में से हमें प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं। तो हमें वो नोट्स बनाने पड़ेंगे जो एक तो हमारी नॉलेज के हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो। मतलब किसी इंसान के लिए जो चीज़ बड़ी बेसिक होती है वो मेरे लिए कोई हाई एंड फैक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ में वो कवर नहीं हुआ, तो मुझे नोट्स में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो किसी और की नोट्स को आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ये है कि अब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, मैं अब लेवल 1 पे आया हूँ कि मैं प्रीलिम्स के नोट्स बना रहा हूँ सब्जेक्ट्स के। स्पेक्ट्रम मेरा सोर्स हो गया। अब मैं स्पेक्ट्रम में से प्रीलिम्स ओरिएंटेड नॉलेज को निकालूँ। जैसे कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए उसका अपेंडिक्स है, उसको उल्टा पढ़ाई करो अगर तुम्हें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। वहाँ पे सारे फैक्ट्स गिवन है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बना, सारे रिवोल्ट, सारे क्या कहते हैं रेवोल्यूशंस वगैरह सब मेंशन्ड है। वो प्रीलिम्स में यही फैक्ट वाले वगैरह चीज़ें पूछते हैं हिस्ट्री में। फिर पूरी बुक में से जहाँ जहाँ भी कोई नाम है, कोई इंपॉर्टेंट फिगर है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह के 2-2 प्रोविजन है, वो सारे निकाल लो। सिमिलरली पॉलिटी में आप क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स निकाल लो, आर्टिकल्स निकाल लो, मेन प्रोविजंस निकाल लो। जैसे ऑर्डिनेंस के नोट्स में ऐसे बनाओ कि 6 वीक्स का टाइम है, आर्टिकल 123 है, स्टेट में 213 है। फिर जैसे फंडामेंटल राइट में कि 14 में क्या है, 19 की अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स बाद में ऐड हुए, कौन सा उसके लिए जजमेंट है, कुछ में बेसिक स्ट्रक्चर में। तो वो नोट्स इसी ओरिएंटेशन से रखो कि क्या ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि नहीं। तो वो नोट उस तरीके से आपके उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, बहुत क्रिस्प होने चाहिए, क्योंकि हम MCQ के लिए नोट बना रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में सारी नदियों के नोट बनाओ, मैप बनाओ, मैप बना के सारी नदियाँ बना दो। सिमिलरली देखो कि माइंस कहाँ पे कौन सी है, ताकि आपके वर्ड एसोसिएशन हो जाए। केंद्रापारा कहाँ पे है, खेंदुजार कहाँ पे है, सिंहबम कहाँ पे है, संगरौली कहाँ पे है, खेतरी कहाँ पे है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में देखो कि इन्फ्लेशन क्या है, तो आप अपने हिसाब से वो नोट्स बनाओ। ये हमारा L1 हो गया है। अब इसके बाद प्रीलिम्स में मैंने एक L2 देखा। अब प्रीलिम्स में वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है नोट्स में। अपने को अंडरस्टैंड करना है कि अगर अपने को एक्स्ट्रा एज चाहिए तो जो कुछ क्वेश्चन है जो बाकी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हैं, आपको उनको अपने लिए बहुत ईजी करना है। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइल चले जाओ। नेशनल पार्क कवर करने हैं, माउंटेन रेंज कवर करनी है, वेटलैंड की साइट कवर करनी है, प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करनी है। ये न्यूज़ को छोड़ ही दो, प्लेसेस इन न्यूज़ में जो न्यूज़ वर्ड है उसको छोड़ो। ये सारी प्लेसेस को मेमोराइज कर लो। एक बार का एफर्ट है, पर इससे आप 5-6 नंबर के एज पे आ जाओगे। 3-4 क्वेश्चन की कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में होगा, सबके लिए न्यूज़ में है। जैसे राइमोन नेशनल पार्क पूछ लिया, या जैसे पूछ लिया कि हंगुल क्या है, कौन सा उसका स्पीशी का वो क्या है स्टेटस। बाकी लोग सोचेंगे न्यूज़ में था, उनसे कवर नहीं हुआ, पर ये आप सारे याद कर लोगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन आपके इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। वेटलैंड को स्टेट के साथ मैप करना है, इस तरह की चीज़ें। तो उसको उस पर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करो। एक बार का मेहनत है। इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीज़ें, ज्योग्राफी में भी है, इन्वायरमेंट में भी है, हिस्ट्री में भी है, एंशिएंट में भी है कि सारे राजा याद कर लो, टाइमलाइन याद कर लो। वो वैल्यू एडिशन है। हो सकता है वो 15 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत हो, 500-600 रैंडम ऑब्सक्योर पॉइंट्स आपको याद करने पड़े, पर वो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर मेमोरी है। आप एक बार के लिए वो कर दोगे,
आपको 6-7-8 नंबर का एज मिल जाएगा। जिसको बोलते हैं कि प्रीलिम्स में यूपीएससी का प्रीलिम्स अनप्रिडिक्टेबल है, वो आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है L2 में बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स रोज़ की न्यूज़ आ रही हैं, पर रोज़ की न्यूज़ प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से रेलिवेंट है, मेंस के लिए अलग तरीके से रेलिवेंट है, और न्यूज़ की तरह अलग तरीके से रेलिवेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अब अगर ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो अपने को प्रीलिम्स में क्या करना है कि उस न्यूज़ से ओरिएंटेशन उठा के आप पूरा मिडिल ईस्ट का वर्ल्ड मैप याद कर लो, बिल्कुल उसको टिप्स पे कर लो कि वहाँ कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी रिवर है, कहाँ कैपिटल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, ईरान की नेबरिंग कंट्री क्या है, इजराइल की नेबरिंग कंट्री क्या है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल आ जाएगा। वो सवाल आपको 2.5 नंबर का एज दे देगा, 10 मिनट की मेहनत है। तो करंट अफेयर्स जो भी पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बोला इंटरनल, मतलब कोई इमरजेंसी लगा लो, आर्टिकल 355 लगा, वो क्या होता है, 352 क्या होता है, 356 क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, मणिपुर का मैप क्या है, ये क्या है, इस तरह की चीज़ें। और वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से करके भी देते हैं। वो करंट अफेयर्स में से जो जो चीज़ें प्रीलिम्स के रिलेवेंट है वो उसको वैसे ही करते हैं। हमारा काम है कि जो इंस्टीट्यूट्स की PT 365 है मंथली मैगजीन, उसमें से अपने रेलिवेंट उन चीज़ों को मार्क करना। हम प्रीलिम्स के लिए L2 पे पहुंच गए हैं। अब हम आ जाते हैं L3 पे। L3 में क्या है, प्रैक्टिस। अब मैंने एक वीडियो में कहा, वो वीडियो वायरल हुई कि मैंने 40,000 टेस्ट सॉल्व किए हैं, 40,000 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। देखो हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 4,000 तो मैंने पेपर में ही कर दिए जब मैंने 4 प्रीलिम्स दिए। 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 क्वेश्चन तो मैंने पेपर में ही कर दिए। उसके अलावा मैंने 4 बार से दिए और 5 साल तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी जर्नी भी लंबी रही है। ऑप्टिमली हमें क्या कहते हैं, करीब 50 से 100, जिसका जितना इंटरेस्ट हो, जिसका प्रीलिम्स पेन पॉइंट हो, टेस्ट पहले प्रीलिम्स में सॉल्व करने ही चाहिए मेरी सजेशन के हिसाब से। और टेस्ट नहीं बोल रहा मैं, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। 10 सुबह कर लिए, 10 दोपहर को कर लिए, ताकि आपका ब्रेन उस तरीके से एक्टिवेटेड रहे। मेरे हिसाब से आपको प्रीलिम्स तक 50, मतलब रोज़ एक पेपर सॉल्व करना चाहिए। पेपर सॉल्व करने मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। 50 कर लो, 40 कर लो, 100 कर लो, जितना आपका दिमाग अलाउ करे। कुछ दिन में 2 भी कर सकते हो, कुछ दिन में 3 टेस्ट भी सॉल्व कर लेता था। ये आपका लेवल 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें पता चलेंगी जब आप पेपर सॉल्व करोगे, जिससे वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। एक आपका टाइम मैनेज होगा, एक आपकी इंट्यूशन होन होएगी। हमको पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम किसी पार्ट को सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, हमें कहाँ रिवीजन करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कौन सी नहीं कर पा रहा। हमारी एक्यूरेसी पता चलेगी तो अपने को पता चलेगा कि अपने को कितने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ये हमारा लेवल 3 है। अब हम आ जाते हैं लेवल 4 पे। इसके बाद भी एक स्टेज आती है। हम सबके अंदर एक नेचुरल फटीग होती है कि जब हम पेपर के सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं। लेवल 4 उसके बाद स्टार्ट होता है। जब हमने प्रीलिम्स के पेपर कर लिए तो अपने को उसके बाद क्वेश्चन लेके बैठने हैं कि मेरे से ये गलती हुई तो क्यों हुई, क्या ये मेरी मेमोरी की गलती थी, क्या ये मेरी रिवीजन इशू है, क्या ये मैंने कभी सुना ही नहीं है, क्या ये क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट है, हाई हैंगिंग फ्रूट है। वो असली गेम चेंजर है। जब हम 2 घंटे बैठ के सोचेंगे तो अपने को एक तो पता चल जाएगा कि हमें फोकस कहाँ करना है। दूसरा, उस चीज़ में एक और चीज़ आती है जिसको हम एनालिसिस और पैटर्न रिकग्निशन बोलते हैं। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में ना लॉजिक का रोल है। प्रीलिम्स में पैटर्न रिकग्निशन और एनालिसिस से निकलेगा वो, पर वो लॉजिक अपने को होन और कल्टीवेट करना है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछ लिया कि सैटेलाइट जो है वो इतना एरिया कवर करती है, कुछ बहुत छोटा एरिया था, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर वगैरह। अगर हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और हमने बार बार वो चीज़ें देखी हैं तो अपने को पता चलेगा कि यार इतनी बड़ी सैटेलाइट अगर वो जियो स्पेशल ऑर्बिट में है, वो चीज़ें अपने को पहले पता होनी चाहिए। जियो स्पेशल ऑर्बिट क्या है, दूर कितना है, सैटेलाइट क्या होती है, कहीं न्यूज़ पड़ी होनी चाहिए कि आगे सैटेलाइट ने मतलब रशिया में कुछ चीज़ रिकॉनेसेंस कर ली, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर मैं कहूँगा यार 5500 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत छोटा एरिया है एक सैटेलाइट के लिए जो इतनी दूर है। वो लॉजिक से फिर मैं क्वेश्चन से एलिमिनेट करूँगा। वो कोई ट्रिक्स नहीं है। ट्रिक्स है अगर कोई आपको उसको हाफ हार्टेड बताएगा तो फिर वो बैकफायर भी कर सकते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि अगर हम रेगुलरली टेस्ट करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे तो वो एक लॉजिकल कोहेरेंस है। तभी हम देखते हैं जनरली, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तभी हम देखते हैं जनरली जिसका प्रीलिम्स होने लग जाता है 120 आते हैं, उसके हर बार 120 आ रहे हैं, क्योंकि उसको गेम समझ में आ गई है। उसका लॉजिक इतना होन्ड है, ट्यून्ड है एग्जाम के हिसाब से, कि जो एग्जाम में जहाँ जहाँ पिटफॉल्स हैं वो तुरंत पकड़ लेता है। इसी L4 में एक और चीज़ है, PYQ एनालिसिस। अब मुझे पता है कि यूपीएससी
के पेपर के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वो क्या करता है, ए ऑप्शन में जो फिगर्स हैं वो सी ऑप्शन में डाल देता है, सी वाली ए में। तो बस मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना है कि यार कुछ ऐसा ए का सी में तो नहीं था। मुझे पता है कि पिछले साल की ऑप्शंस जो हैं वो अगले साल क्वेश्चन में पूछ लेता है। इस तरह की कुछ बातें मैंने ओवर टाइम यूपीएससी को और यूपीएससी के पेपर्स को देखते हुए पता लगा लिए कि इनके क्वेश्चन पूछने का ये पैटर्न है। जैसे ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में जनरली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। ये सब चीज़ें करने से मेरे को एक एक्स्ट्रा 5-10 मार्क का एज मिल जाता है। 5-10 मार्क मैंने ले लिए अपने L2 से, जहाँ मैंने अपने प्रीलिम्स के नोट्स में वैल्यूएडिशन करके थोड़ी मेमोरी एक्स्ट्रा कर ली। 5-10 मार्क्स मैंने ले लिया L4 करके एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन से। 10 नंबर मेरे ऊपर मैंने बाकी कॉम्पिटिटिव लोगों से कंपटीशन में बाकी रिलेटिव टू अदर्स ज़्यादा ले लिए। फिर मैंने क्या किया, बार बार उसकी प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लिया और वो प्रिडिक्टेबिलिटी नेचुरली ले आया, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज्ड है, मेरा स्ट्रेस लेवल मैनेज्ड है, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दे दिए। आप जाओ, आप अभ्यास दो, आप जो भी ऑफलाइन इंडिया का टेस्ट होता है वो दो। ये करने से आपका एक ओवरऑल लार्जर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम बनेगा। L1 से हम L4 पे पहुंच गए। अब कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग रूल्स हैं L1 से L4 के। एक तो नोट्स लिमिटेड बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो। फोमो को छोड़ दो। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर नोट्स में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं टू अ पॉइंट कि ऐसा लगेगा कि वो कॉपी पेस्ट है, क्योंकि उस सबने उसी एग्जाम के हिसाब से अपने नोट्स को स्ट्रक्चर किया है और उसकी एक बाउंड्री उन सब ने मिलकर बना दी है। तो देर इज़ नो पॉइंट दैट यू आर रेफरिंग say Shankar IAS for environment, then something else for environment, then it is mostly a copy paste. So better that you revise your own notes ना। जब हम वो कर लेंगे तो हमारी चीज़ें की रिकॉल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने बता दिया, रिवर्स इंजीनियर मैंने बता दिया है, करंट अफेयर्स को हमें यूज़ कैसे करना वो बता दिया। अब जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स है उसके लिए क्या करें। ट्रैकर प्रो एक ऑप्शन है, न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऑप्शन है, मंथली मैगजीन एक ऑप्शन है। अपने को सबसे एफिशिएंट होना है। मुझे लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग और ट्रैकर प्रो भी जो 30 सर का, वो प्रीलिम्स के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है एफिशिएंट सेंस में। सबसे एफिशिएंट ये है कि हम सारी की सारी मंथली मैगजीन उठाएं और उनमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रीलिम्स ओरिएंटेड नॉलेज ले लें। जैसे कि ईरान है तो उसका मैप मूव देख लिया, जो भी और चीज़ इकॉनमी में चल रही है तो उसका बैकग्राउंड देख लिया, तो उसको पढ़े भी उसी तरीके से कि उसकी हर लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे वो पूछेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है इन्फ्लेशन की, वो भी प्रीलिम्स के लिए उतनी रेलिवेंट ही नहीं, क्योंकि वो हमने L0 में अपने बेस में फाउंडेशन में कंप्लीट कर लिया। L1 में L1 में तो अपने को इन्फ्लेशन वाले नोट में देखना CPI में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, कौन निकाल रहा है, मतलब उसमें एक्सक्लूजन क्या इंक्लूजन क्या है, 4 से 6% है, RBI का क्या रोल है। तो वो प्रीलिम्स में बहुत स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में चीज़ें निकालनी है। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स। जैसे हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, और करंट अफेयर में मंथली मैगजीन भी है। आप ना मंथली मैगजीन ध्यान से देखना, समझ लो उसमें न्यूज़ आई कि ये नई कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन गई, न्यूज़ इतनी सी है। मंथली मैगजीन में जनरली उसका स्टैटिक पार्ट ही कवर होगी, व्हाट आर कोऑपरेटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन क्या है, इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है। तो वो आप ध्यान से देखोगे तो वो आप उसका बेवजह हुआ बना रहे हो करंट अफेयर्स का। मंथली मैगजीन में बेसिकली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हुई है उसका स्टैटिक पार्ट ही कवर हो रहा है। जैसे अगर इंडिया नेपाल में कोई डील हुई तो वो इंडिया नेपाल की हिस्ट्री बता देंगे, वो बता देंगे, उसकी सिग्निफिकेंस बता देंगे, नेपाल का मैप दिखा देंगे, लिपू लेखा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब बता देंगे, काला पानी डिस्प्यूट। वो स्टैटिक बातें ही तो हैं। जो न्यूज़ में आ रहा है वो मंथली मैगजीन उसका स्टैटिक, उसका बैकग्राउंड, उसका एरिया आसपास का कवर करे, विच इज़ योर बेसिकली योर स्टैटिक नोट। तो अगर हम तो ध्यान से सोचोगे तो ज़्यादा करंट अफेयर का हुआ बनाने की ज़रूरत प्रीलिम्स के लिए नहीं है। वो लोग आपको बताएंगे कि आप वैसे करो, पर इट इज़ जस्ट नॉट वर्थ इट। ये करने के बाद हम जैसे सोचें कि जिससे मैं मेन बात पे मतलब आई एम बीइंग रेपिटेटिव कि प्रीलिम्स बेसिकली स्टैटिक से निकलेगा। अब कहने का मतलब इसका ये है कि प्रीलिम्स में अगर 100 क्वेश्चन है और नंबर मतलब 200 नंबर का पेपर है, अपने को 100 ही नंबर लाने हैं, 100-105 नंबर लाने, उससे ऊपर ओवरकिल है तो उससे ऊपर वैसे ही हम मेहनत का रिटर्न नहीं आ रहा। अब जो 100 नंबर हम ला रहे हैं वो 100 नंबर लाने के लिए कहाँ से लाएं, तो मैंने बता दिया वैल्यू एडिशन वाला पार्ट ले आओ। फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक वाले से लाओ। अब स्टैटिक में भी ना, उसमें प्रीलिम्स के पेपर को अगर आप देखो ना तो उसमें सारे क्वेश्चन इक्वल नहीं है। उसमें 40 क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, 35 क्वेश्चन है जो अप्लाइड है, और 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट और बाउंसर्स हैं। तो उन पे वेट ऐसे ही देना है। एंड इससे आई विल कम टू द एग्जाम स्ट्रेटजी बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर लिंक्ड।
आपको मेक श्योर करना है जो 40 किताब से स्टैटिक क्वेश्चन है वो तो आपकी गलती ना हो। जो 35 अप्लाइड है वो आप वैल्यू एडिशन नोट्स L2, L3 प्रैक्टिस और L4 एनालिसिस एंड पैटर्न रिकग्निशन, उनसे आप वो 35 क्वेश्चन पे होल्ड बना पाओ कि आप वहाँ से 20-25 क्वेश्चन सही कर पाओ। डिफिकल्ट इंटरमीडिएट में आप 20-15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, आपके 5-4 सही हो जाएं, तो आप 40 में से 35, 25 में से 20 और क्या कहते हैं वहाँ पे 5, तो आप ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन सही पे पहुँच गए, विच इज़ अबव 100। समटाइम्स इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, 100-110 ईजिली आ जाएंगे। अब इससे एग्जाम स्ट्रैटेजी में आते हैं। एक तो एग्जाम स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी सारा बात GS1 की कर रहा हूँ, मतलब GS पेपर की कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि प्रीलिम्स अनप्रेडिक्टेबल है। अब एक सेंस में है भी, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। अगर हम 3 चीज़ें याद रखेंगे एग्जाम हॉल में प्रीलिम्स को लेके, तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। एक कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए, उसका आंसर आपके सामने है, 4 ऑप्शन ABCD है, उनमें से कोई एक आंसर है, तो प्रीलिम्स एक तरह से रिडल की तरह है, नंबर 1। नंबर 2, अपन याद रखेंगे कि हमको 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने। हो सकता है पहले 10 के 10 बाउंसर हो हमारे लिए, वो हमारे सेट में ऐसे डले हों। तो नंबर 2 बात ये है कि अपने को लो, अपना तो ऑर्डर सिंपल है कि अपने को तो लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस करना है, फिर मीडियम वालों पे, फिर हाई पे। दिस इज लाइक अ क्रिकेट मैच। बाउंसर पे छक्का नहीं मारना, वेट करना है ओवर पेज बॉल का, उस पर ड्राइव मार के चौका मारना है। जो क्वेश्चन ट्रैप है, जो क्वेश्चन बाउंसर है, यॉर्कर है, उसको डिफेंस कर दो, रोक लो, बाद में कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में आपको कॉन्फिडेंस देगी। जब आप एग्जाम हॉल में सोचोगे कि अगर ये मुझे नहीं आता मेरी तैयारी के बाद, तो किसी को नहीं आता होगा, तो आप मुस्कुराओ उस क्वेश्चन को देख के। इससे हम आ जाते हैं एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ मेक और ब्रेक पेपर। एक दिन आपका 1 साल की मेहनत डिटरमिन कर रही है, तो उस वक्त का मेंटल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को कैसे अप्रोच करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं तो बड़े ईजी एटीट्यूड से जाता था। आपका काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ बिग डे। पर अगर आप अपने दिमाग में ही सोचोगे कि ये बहुत बिग डे है, यू आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म। नॉर्मली जाओ, बैठो, लोगों को ऑब्जर्व करो। जब पेपर आए तो वैसे ही मुस्कुराओ आसपास कि यार क्या चल रहा है, लोग कैसे सोच रहे होंगे, इतना अच्छा। फिर जो क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच ऐसी करो कि प्रीलिम्स का पेपर आप लेवल्स में सॉल्व करो, लेयर्स में सॉल्व करो। सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप 100% श्योर हो। जैसे मैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखा, रैंडम नहीं समझा, छोड़ दिया। सेकंड देखा, नहीं समझा। यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, 2023 या 24 के करंट में मेरे लगातार पहले 12 क्वेश्चन में सारे ब्लैंक, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा बाद वाले आएंगे। 13वें क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आया। 13वां क्वेश्चन पॉलिटी का दिखा कि इसका मतलब क्या होता है, ईजी क्वेश्चन डायरेक्टली आउट ऑफ बुक। ये वो पेपर ही ऐसे डिजाइंड है। तो 12 क्वेश्चन पैनिक मत करो, गुड लीव कि अभी आएगा आएगा आगे आएगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लो जिसमें 100% श्योर हो, और जिस पे एलिमिनेट करना है उनको 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो और बाद के लिए छोड़ दो। जब 100% श्योर वाले हो जाए तो फिर OMR शीट भर लो। अच्छा, इस पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी 100 के 100 क्वेश्चन एक स्ट्रेच में मत करो। मैंने बहुत पर्सनली रियलाइज़ किया कि हमारे ब्रेन की डीप थिंकिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। आजकल तो हम देखते हैं AI की भी लिमिटेड है, वो भी थक जाता है जब तुम उसको 2-3 डीप थिंकिंग के सवाल दो। तुमने जब 5 क्वेश्चन बहुत दिमाग लगा के सॉल्व कर लिए, अब तुम्हारा ब्रेन छठे 2 मिनट का, आधे मिनट का वहाँ पे ब्रेक ले लो। टेक अ डीप ब्रेथ, लुक अराउंड, स्माइल, काम योर सेल्फ कि हो रहा है, ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो। थोड़ी चॉकलेट खा लो, पानी पी लो। अगर आप क्या कहते हैं बिना वो करे छठे क्वेश्चन पे जाओगे ना, तो आपका ब्रेन आपको ईजी सिग्नल्स देने लग जाता है कि यही तो लग रहा है इसका आंसर, विच इज़ समटाइम्स इनकरेक्ट। वो जो डीप थिंकिंग है उसको शॉर्टकट ढूंढेगा वो डीप थिंकिंग ना करने के लिए। तो अपने ब्रेन को वहाँ तक मत पहुँचे, तो उसको हर 5-10 क्वेश्चन करने के बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रिफ्रेश कर लो। 2 डीप ब्रेथ्स विल बी इनफ। बेटर ये है कि जब पहला राउंड कर लो ना, तो OMR शीट भर लो। OMR शीट भरनी तो है ही है, वो 5 मिनट वेस्टेज के हैं। तो जब तुम OMR शीट भर रहे हो तो तुम्हारा वो इतना हाई इंटेंसिव काम नहीं है ना, उससे तुम्हें वो ईज मिलेगी कि तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, ताकि अगले क्वेश्चन पे जाना है, फिर थकना है। तो पेस आउट करो अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाइपर मत हो, टाइम इनफ है, जो आता है वो आता है, नहीं आता नहीं आता। दूसरा, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, जो हमने L3 में ओवर ईयर्स बिल्ड करी है। मैं नहीं कह रहा कि रैंडम इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन 50-60 टेस्ट करके आई है, वो मेहनत पे बैग्ड है, वो इंस्टिंक्ट रैंडमली नहीं आ रहा। वो इंस्टिंक्ट पेपर में मोस्ट लाइकली तुम्हें रिवॉर्ड देगा। हो सकता है 10 में से 4 क्वेश्चन गलत करा दे, पर 6 सही कराएगा। 6 सही कराएगा तो हम वैसे ही 60% में हैं, हमें तो चाहिए 50-55%।
तो ये है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। अब आ जाते हैं सी सैट पे। सी सैट पे मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने सी सैट को कभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया। मेरे नंबर भी सी सैट में कोई बहुत अच्छे नहीं रहे, मतलब वो कंफर्टेबल 75-80 रहते हैं। उसकी अप्रोच मैं आप सबको बता देता हूँ, आप देखो आपको फॉलो करनी है कि नहीं। मैं कॉम्प्रिहेंशन में ठीक ठाक हूँ, 24 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। मैं तो सबसे पहले सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करता हूँ। मुझे लगता है सी सैट का एग्जाम टाइम और लो हैंगिंग फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करने का एग्जाम है, वो मैथ्स का और इंग्लिश का एग्जाम ही नहीं है। आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में 24 में से 22-23 फटाफट जो इजी कॉम्प्रिहेंशन आपको लग रहे हैं वो कर लो 45 मिनट्स में। फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो भी इजी होते हैं कि मतलब ए इज़ ग्रैंडफादर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ सी, वो भी क्या कहते हैं बेयर लॉजिक से अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने को कर ले तो वो 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले 1 घंटे में मैं ये 30-32 क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब मैं कंफर्टेबल पोजीशन में ऑलरेडी हूँ कि अपने को 24 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर नेगेटिव छोड़ दें। 32 मेरे अटैम्प्ट हो गए, मैं सोचता हूँ इसमें 20 तो मेरे हो ही जाएंगे। 20 मतलब एग्रीगेट नेट में मैं 20 पे खड़ा हूँ, तो मुझे मैथ्स के सिर्फ 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आसान वाले, एंड आई एम स्मूथ टू गो। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है। तो मैं सी सेट का भी बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, तो मैं वही सोचता था कि मुझे 44-45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, 35 मेरे सही हो जाएं, ये मेरी स्ट्रैटेजी। अब मैं चलता हूँ मैथ्स पे। अब मैं 1 घंटे में कोशिश करता हूँ कि मुझे 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से। उसमें आसान वाले उठाता हूँ। जैसे पहले लगा लो 4 क्वेश्चन मैथ्स के है, सारे कोई अलजेब्रा है, कोई डीप प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन, वो अपने बस का नहीं, छोड़ दिया। सबसे आसान देखो कि कोई बहुत ईजी दिख जाता है, वो करो। अब आपने जब वो कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सी सैट का एग्जाम नॉलेज का तो है, पर आप देखो आप उसकी कोर नहीं पकड़ पा रहे। ऊपर का जो फियर बना दिया है क्योंकि एग्जाम का डिफिकल्ट है, वो उसका कोर तब भी ईजी है। और सी सेट क्वालिफाइंग है तो वो कोर तक ही पहुंचना है। वो कोर अगर हमारा सॉल्व है तो ऊपर वाली चीज़ों को हम इग्नोर भी कर दें तो काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको कि थोड़ा बहुत आजकल पढ़ लें, क्योंकि अब पता नहीं किस लेवल पे ले जाएं सी सेट को। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे और ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट की और इजी क्वेश्चंस पिक करके, बॉटम अप अप्रोच, सबसे आसान पकड़ो, फिर मुश्किल पकड़ो, फिर और मुश्किल पकड़ो, तो सी सेट इज़ ईजिली मैनेजेबल, कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें, और उसको वैसे ही देखो। तो ये हमारा सारा प्रीलिम्स का हो गया। अब हम आ जाते हैं मेंस एग्ज़ाम पे, जो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम की नींव है, मतलब बैकबोन ऑफ दिस एग्ज़ाम है। हमारा सिलेक्शन प्राइमरीली यही इसी से डिटरमिन होता है, रैंक इसी से डिटरमिन होता है, डिफ्रेंशिएशन भी इसी से डिटरमिन होती है, और मतलब कोर ऑफ दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में 7 पेपर हैं। हम अभी 4 पेपर जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं और एसए की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सबका अलग अलग है, जिसको जैसे सूट करे वो उस पर देखे। मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, एनीवे लॉट ऑफ पीपल डोंट रेजोनेट विद इट, एंड आई डोंट गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट ऑल्सो। मेरे इस बार भी 267 मार्क्स हैं, which is not very good as compared to what others are getting in commerce. So you can refer to other people if you want to refer to commerce optional also. Now coming to general studies and essay, 2 चीज़ें बोलूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो जीएस में। एक कि मुझे लगता है कि जीएस का मतलब मेंस का पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर फार्मूला और मेथड है, और वो फार्मूला और मेथड को नंबर भी मिलते हैं। अब वो फार्मूला और मेथड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है कहीं पे। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट में नहीं बताया हुआ कि हम इस चीज़ को नंबर देते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्टिव है, पर ऐसा नहीं है। दिस आई कैन से विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज मेरे नंबर सक्सेसिवली बढ़े हैं। 2023 में कुछ 414 थे, 2024 में 452 थे, और इस बार 478 है। एंड आई बिलीव आई एम, मतलब अगर मैं एग्रीगेट में देखूँ तो जीएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही हैं। मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ जीएस में 478 मार्क्स के साथ, और मेरी पूरी तैयारी जीएस और एससी के अराउंड सेंटर्ड थी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ जीएस का एग्ज़ाम ऑन द स्पॉट का एग्ज़ाम ही नहीं है। जैसे रिपब्लिक डे पे एयर शो होते हैं या थिएटरिकल परफॉर्मेंसेज होती हैं, जो उस वक्त लगती लाइव है लाइव उस तरीके से देखो तो, पर वो एक रिहर्स परफॉर्मेंसेज हैं, जो मतलब हमने 100-200 बार उन्होंने रिहर्स करी होती है, और वो दिन उनके लिए एक जस्ट अनदर मैकेनिकल डे होता है। मैं मेंस के एग्ज़ाम को ऐसे ही देखता हूँ। उस दिन नथिंग नॉवल अबाउट दैट डे, नथिंग नॉवल अबाउट द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, और मैं उसकी इतनी प्रैक्टिस करता हूँ कि वो मुझे बस जैसे रिपब्लिक डे की परेड में आंसर एयर शो होता है वैसे ही मेरे आंसर्स होते हैं, वो दोज आर अ
पॉइंट नंबर 3 ये है कि मेंस में हमें लक को बीट करना है। मतलब अगर हमें ऊपर आना है तो लक से भी आ सकते हैं, पर अगर अपने को यही है कि मुझे ही ऊपर आना है तो हमें कुछ ऐसा एडिशनल करना पड़ेगा जिससे वो लक बीट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं खाने का शौकीन हूँ, दाल मखनी काकी दी हट्टी में भी बहुत अच्छी मिलती है और दाल बुखारा जो बुखारा रेस्टोरेंट में मिलती है दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छी मिलती है। फंडामेंटल है कि दाल की क्वालिटी बेकार नहीं हो सकती, वरना कितनी महंगी सस्ती दाल उसका कोई वैल्यू नहीं। जब अगर दोनों की दाल की प्रिपरेशन अच्छी है, देन ऑल्सो वन वंडर्स कि भाई व्हाट इज इट सो डिफरेंट कि दे आर चार्जिंग सो मच फॉर द सेम दाल मखनी। It can be about presentation, it can be about ambience, it can be about market value, it can be about 10 other things. And that is precisely how our main answer should be. Simple dal makhni is content here, और उस content के बाद भी our answer should be like a dal bukhara. What is the difference is what we'll discuss now. और वो level से आएगा, और वो level से आएगा। तो कहने की बात ये है कि same content को और अपनी information को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो उसी चीज़ को शार्पन आउट करके कि वो बेस्ट तरीके से दिखे। इसी उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंस के एग्ज़ाम को हमें देखना चाहिए कि लोग उसको देखते हैं कि हम आसपास बहुत डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। मेंस एग्ज़ाम में हमें उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना है। अभी सुनने बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मैं जब लेवल्स के साथ बताऊँगा तो ये काफ़ी रिलेटेबल अंडरस्टैंडेबल लगेगा। इन द सेम लाइट मैं कहूँगा कि फोकस इनपुट से आउटपुट पे होना चाहिए। मेंस के एग्ज़ाम में हमें करीब करीब 25-30 हज़ार वर्ड्स लिखने, 7 पेपर इंटू 21 घंटे में 28,000 वर्ड्स लिखने। अगर हम जीएस की बात करें तो 16,000 वर्ड्स, और मैं तो उससे भी ज़्यादा लिखता था, करीब करीब अपने को 12 घंटे में लिखने। ये प्रोसेस वही जो मैंने कहा मैकेनिकल है, रिहर्स्ड है, उसको वैसे ही देखना है, पर इस प्रोसेस की तैयारी भी फिर वैसे ही होनी चाहिए। अगर हम पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज बनेंगे तो हम ए चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और बी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर हमें लिखना है तो हमारी प्रिपरेशन भी लिखने की होनी चाहिए। एग्ज़ाम हमारी नॉलेज टेस्ट ही नहीं कर रहा, तो अगर मैं अपना सारा दिन वेस्ट कर रहा हूँ बहुत नॉलेज गैदर करने में, पर मेरा इवैल्यूएशन तो ये होएगा ना कि 7 मिनट पे जो मुझे क्वेश्चन का स्टिमुलस है उसमें मैं कितना लिख पा रहा हूँ। तो उसके बीच में जो मिसमैच है वो आपके मार्क्स के मिसमैच को रिप्रेजेंट करेगा। एंड आई हैव बीन ऑन द अदर साइड। मेरे पहले वाले मेंस में 663 मार्क्स आए टोटल में, जीएस में 330 नंबर आए, क्योंकि मैं तैयारी ये चीज़ की कर रहा हूँ, कंटेंट कंजम्पशन की, न्यूज़ कंज्यूम करने की, और हमारा एग्ज़ाम है एक्सप्रेशन, आर्टिकुलेशन, सब्सटेंसिएशन का। तो उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है ना, जिस चीज़ की तैयारी हो रही है और जो जिसका एग्जाम है वो अलग अलग बातें हैं। तो अपने को पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज नहीं, एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे जाना है। इसके लिए अगेन मेंस की तैयारी के भी लेवल्स हैं। सोर्सेज को मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ, जीएस के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या काम करता है। हमारा बेस है मतलब जो L1 है वो ये है कि जो हमने फाउंडेशन किया था L0, वहाँ से अब हमें मेंस के हिसाब से नोट्स बनाने हैं। अब मेंस का खेल ऐसा है कि वहाँ पे जो नोट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज नहीं बन सकते, वो थीम और टॉपिक वाइज बनेंगे। कि ज्योग्राफी में साइक्लोन पे नोट होना चाहिए, सुनामी पे नोट होना चाहिए, 2 पेज का नोट होना चाहिए। अब मेंस में L1 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नोट कैसा होगा। एक तो क्योंकि एग्जाम में मुझे 2 और 3 पेज में आंसर लिखने हैं, तो मेरा 3 पेज से तो ऊपर का नोट होना ही नहीं चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन में आने चाहिए, तो मेरे नोट्स भी वैसे ही होने चाहिए। तो L1 है कि हमारे बेसिक नोट्स बने। अब वो बेसिक नोट्स कैसे बने, फाउंडेशन में से टॉपिक वाइज, थीम वाइज हम नोट्स बनाए। एग्जाम्पल के लिए GS1 में थीम्स क्या मैंने बताई, साइक्लोन है, अर्बनाइजेशन है, सेक्युलरिज्म है, कम्युनलिज्म है, कास्ट है, विमेन है, हिस्ट्री में टेम्पल है, पेंटिंग है, कॉइन है। नोट्स इन पे बनेंगे। नोट्स एंशिएंट हिस्ट्री की किताब की तरह नहीं होंगे, 2 पेज के नोट्स होंगे कॉइन्स पे। फिर कॉइन्स की पूरी हिस्ट्री में हम कॉइन्स बता देंगे। टेम्पल पे होएगा, टेम्पल की 3 कैटेगरी होगी, तीनों कैटेगरी 2-2 पेज के नोट्स होंगे और बता देंगे कौन सा टेम्पल कहाँ पे है। हमारा L1 है ये
कि हमारे मेंस के हर टॉपिक के हिसाब से, फिर जैसे पेपर 2 में नोट्स पॉलिटी पे हो सकते हैं, पॉलिटी पे टॉपिक्स हो सकते हैं, फंडामेंटल आर्टिकल 19 पे नोट्स हो सकते हैं, फिर हमारे क्या कहते हैं गवर्नर की पावर पे नोट्स हो सकते हैं, गवर्नेंस में सेल्फ हेल्प ग्रुप पे नोट्स हो सकते हैं, IR में इंडिया अमेरिका पे नोट होना चाहिए। ये टॉपिक्स हैं, ऐसे नोट्स होने चाहिए। पेपर 3 में मैं आपको एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन पे नोट होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे नोट होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग पे नोट होना चाहिए, सीड्स पे नोट होना चाहिए, फर्टिलाइज़र पे नोट होना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट पे रोल होना चाहिए, इंसर्जेंसी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे नोट होना चाहिए, पेपर 4 में इमोशनल इंटेलिजेंस पे, एप्टीट्यूड पे, इंटेग्रिटी पे, मीडिया एथिक्स पे, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ पे, ये ऐसे थीम्स मैप करके हमारे नोट्स होने चाहिए। 3 पेज के नोट्स होने चाहिए। ये हमारा L1 आ गया है। अब हम ये L1 के नोट्स कैसे बनाएं, इसके लिए अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सोर्सेज यहाँ पे टॉपिक वाइज देखने हैं। अब कोई इंस्टीट्यूट की कोई चीज़ अच्छी है, कोई इंस्टीट्यूट की कोई चीज़ अच्छी है, तो इसमें अपने को बहुत एक्लेक्टिक होना पड़ेगा। जहाँ से जो बढ़िया है वो उठा लो। जैसे GS2 है, GS2 में मैग्ना कार्टा जो सर का मेंस वाले नोट्स हैं एक्सेप्शनल है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। GS3 में मैंने सारथी का मटेरियल रेफ़र किया, बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी है। GS4 के मैंने नोट्स टॉपिक वाइज खुद बनाए, किसी इंस्टीट्यूट सब इंस्टीट्यूट्स को रेफ़र किया, वहाँ से बढ़िया चीज़ें पिक करी, पर किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया। किसी इंस्टीट्यूट का एडवांस कोर्स ले लिया, वो भी किया, किसी का पहले लिया वो लिया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ ले लिया। दिपिन सर का कोर्स ले लिया करंट अफेयर्स के लिए। GS1 में मैंने अनिमेश प्रधान के नोट्स रेफ़र करे ज्योग्राफी के लिए। सोसाइटी के लिए मैंने हर जगह से विजन का मटेरियल लिया, कहीं और से मटेरियल लिया, फिर उस मटेरियल में से बेस्ट चीज़ें निकाली और अपने नोट्स में अन अकेडमी से कुछ उठा लिया, कहीं और से उठा लिया। मतलब वो उसमें मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या टीचर पे बाउंड ही नहीं हुआ, क्योंकि मेंस के नोट टॉपिक वाइज है। टॉपिक में हमारे पास 2 खतरनाक हथियार हैं। एक ट्रैकर प्रो जैसा न्यूज़ ऑर्गेनाइजर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है कि उस टॉपिक पे उतनी जानकारी तो किसी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मुझे AI दे देगा। तो जो मेरे नोट्स मैंने बनाए वो मैंने टॉपिक्स मैप करे, टॉपिक मैप करके मैंने हर इंस्टीट्यूशन से कुछ ना कुछ उठा लिया। दे आर डूइंग अ गुड जॉब, ऑल ऑफ देम, इन सम एस्पेक्ट्स और द अदर। दे आर नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। नो टीचर इज वन स्टॉप सोल्यूशन। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज दिस एग्जाम इज सो डाइवर्स। आसिफ सर से कुछ पूछ लिया, उनसे कुछ उठवा लिया, उनसे एक डायरेक्शन ले ली, कुछ चीज़ें कहीं से इंट्रोड्यूस कर ली, AI से कर ली, और वो 2 पेज का नोट बना लिया। ये हो गया हमारा L1 बेसिक। अब अपन को L2 पे जाना है। अब हम आगे L2 पे। L2 है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या आता है, पहले तो सारी टॉपर कॉपीज देखो कि वो लिखते कैसे हैं। जैसे वो लिखते हैं वैसे तो हमें लिखना है, दैट इज, पर जो जो वो लिख रहे हैं वो हमारे नोट्स में होना चाहिए ना, मतलब वो उनके नोट्स में होगा तभी वो एग्जाम में रेप्लिकेट हो रहा है। तो हम ये अंडरस्टैंडिंग बनाई कि उनकी कॉपी देखी और हमने वो चीज़ पिक करी कि ये ऐसे लिख रहे हैं तो इनके नोट्स कैसे होंगे, और हम वैसे ही नोट्स बना लें। ये हमारा L2 है। L2 में हमें डेटा एनालिसिस करना है गुड लेवल पे। अब हम आ जाते हैं L3 पे। L3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें आ जाता है वैल्यू एडिशन, कि आप अपने नोट्स में ऐसा क्या डालें जिससे वो एक्सेप्शनली गुड बने। इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, वैल्यू एडिशन है, कोटेशन है, ग्लोबल कंपैरिजन है, रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, कमेटी है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, और वो चीज़ उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम कोई भी थीम उठा लें, हमने क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप उठा ली, तो अब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने 2 पेज का नोट तो पहले बना लिया था L1 में। अब मैं उस नोट को थोड़ा इन्हांस करता हूँ। एक दिन मैं L3 के नोट, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के नोट के साथ बैठ गया। अब मैंने सोचा मैं इसकी क्या इंट्रोडक्शन लिखूं जो ज़बरदस्त कैची हो। मैंने देखा, मैंने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन तो होगी कि अप्रॉक्सीमेटली 88 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया कवरिंग अबाउट 10 करोड़ वुमेन। ठीक है, दैट इज़ गुड इंट्रोडक्शन। ऐसी मैंने 3-4 इंट्रोडक्शन कैच कर ली। फिर मैं सोचा कंक्लूजन में क्या लिखूँ, कि प्राइम मिनिस्टर टॉक्स अबाउट वीमेन लेड डेवलपमेंट, फ्रॉम वीमेन डेवलपमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ इंटीग्रल पिलर टू इट। ये हो सकता है। फिर मैं सोचूं कि मैं इसके अंदर और क्या डालूं जिससे ये बढ़िया हो। तो मैंने सोचा एक टाइमलाइन बना देता हूँ कि सबसे पहले नाबार्ड आया, नाबार्ड का एक बैंक लिंकेज प्रोग्राम आया, जिसके बाद फिर सेल्फ हेल्प में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया, और आजकल फिर वो लखपति दीदी की स्कीम आई। तो मैं टाइमलाइन में देखो छोटे उसमें कितना इन्फॉर्मेशन, ये सब मैं वो बना रहा हूँ जो मैं एग्जाम में रेप्लिकेट करूँगा। मैं अपने थीम को कैसे इनरिच कर रहा हूँ।
फिर मैं नीचे लिख दिया कि SDG 5 तो चलो सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है, और भी SDG सॉल्व करता है। कोई कमेटी रिपोर्ट, फिर मैंने मोहम्मद यूनिस का कंपैरिजन कर दिया। मैंने फिर AI से सोचा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे मेरे को कोई कोटेशन दे, क्या पता कोई अच्छी कोटेशन मिल जाए। फिर मैं अकेले बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके कोई डायग्राम सोचा। तो मैंने अपने 2 पेज पे थीम वाइज, टॉपिक वाइज वैल्यू एडिशन कर ली, फ्लो चार्ट बना दिया, टाइमलाइन बना दी, हब एंड स्पोक मॉडल बना दिया। ये हमारा L3, ये हमको हर टॉपिक पे करना है। जब हम ये कर लेंगे तो हम वैसे ही हमारा नोट बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा। करना 2 पेज में ही है, 2 पेज से ऊपर जाते वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो हमारे 2 पेज का कोई नोट इस तरीके का दिखेगा, या 3 पेज का हो जाएगा। वो 2 पेज का नोट सेल्फ हेल्प ग्रुप की नॉर्मल थ्योरी होगी कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करता है, वीमेन एम्पावरमेंट करता है, वगैरह वगैरह। और फिर उसमें कुछ कंडेंस्ड इंटेंस मामला होगा जिसको हम वैल्यू ऐड बोलते हैं। ये हमारा हर टॉपिक पे हमने वैसे नोट बना लेना है, और वो एक एक्टिव वो करना है। वो किसी इंस्टीट्यूट से कॉपी नहीं करना, उनका रेफरेंस ले सकते हो, पर ताकि वो इंटरनलाइज तब होगा जब हम अपनी मेहनत करेंगे। अब हम आ गए, L3 हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम L4 की बात करते हैं। L4 में क्या है कि जो टॉपिक या जिसको हम थीम बोलते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो आंसर लिखने की, ताकि ये वाला कंटेंट आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाए। क्या इंटरनलाइज हो जाए? एक तो उसका बेसिक कंटेंट आपके दिमाग में जो आपने पहले 2 पेज में L1 में नोट बनाया, वो आपका इंटरनलाइज हो जाए। जैसे सिटीजन चार्टर के बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यूटिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फलाना ढिमकाना, वो आपके दिमाग में इंटरनलाइज हो जाए। वो आपको फिर नोट्स में लिखना ही ना पड़े। फिर आप क्या आंसर राइटिंग, वो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर में स्ट्रक्चर आता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, डिस्पाइट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज पॉवर्टी हैज बीन परवेसिव, एनालाइज। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब 10 मार्कर है, तो इसमें कितनी जगह सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलनी चाहिए, कितनी जगह पॉवर्टी को मिलनी चाहिए, कितनी जगह रीजंस को मिलनी चाहिए, कितनी जगह वे फॉरवर्ड को मिलनी चाहिए। वो मसल मेमोरी से होना चाहिए काम। पेपर में आप इस सोच नहीं सकते कि मैं 30% ही लिखूंगा, क्योंकि फिर वो आंसर मेसअप हो जाएगा। रिहर्स्ड गेम है। रिहर्स्ड गेम का सोल्यूशन ये है कि अपने को पता होना चाहिए कि मैंने 3 पॉइंट इसमें सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिखने हैं। व्हाट इज हाउ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, छोटा सा डब्बा बना के। इंडियाज पॉवर्टी लैंडस्केप, फिर कि हम कौन सा पॉवर्टी का, तेंदुलकर कमेटी, उसमें कमेटी बना दो कि चेंजिंग नेचर ऑफ पॉवर्टी, 1 पॉइंट लिख दिया। फ्रॉम लक्कड़वाला टू तेंदुलकर, रंगराजन लक्कड़वाला तेंदुलकर। दूसरा पॉइंट लिख दिया, टुडेज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और डेटा, और यह ग्राफ आ गया कि पॉवर्टी कितनी कम हो गई है। 45 नीति आयोग की रिपोर्ट है, 450 मिलियन पीपल वर पुश्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। ऐसे ये मेरे पॉवर्टी के नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से उठा रहा हूँ। फिर मैंने किया कि एनालाइज, तो रीजंस हो गए उसके, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो वेरिएबल्स है वो यहाँ लग जाएंगे। जब हम L4 ये क्वेश्चन बार बार ऐसे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वो थीम्स पे कमांड बनेगा। वो थीम्स पे L1 का जो बेसिक कंटेंट है वो हमारे दिमाग में इंटरनलाइज होगा, और वैल्यू एडिशन की प्रैक्टिस बनेगी। तो जो थीम्स, क्योंकि पेपर में आ तो वही थीम्स रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं, इंटरलिंक्ड आ रही हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, थीम सिमिलर हैं, वो थीम्स हमारे दिमाग में इंटरनलाइज हो जाएंगी। उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, और उससे अपने को ये भी पता चलेगा कि हम डिमांड हिट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत बार क्या होता है, हमें कंटेंट बहुत आता है, क्वेश्चन पूछ किसी और तरीके से रहा होता है, कुछ और पूछ होता है, हम लिख कुछ और देते हैं। क्वेश्चन पूछ कुछ और होता है, किसी और तरीके से पूछ रहे हैं, हम लिख कुछ और देते हैं। वो हम जब आंसर बार बार लिखेंगे वो भी प्रूव आउट हो जाएगा। ये करने के बाद नेक्स्ट लेवल है L5, जिसको मैं बोलता हूँ जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट, सोर्स मैपिंग, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का, अब इसमें बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये है क्वेश्चन लिखने की बाद की स्टेज। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये पॉवर्टी वाले लिख दिया, या एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंजम्पशन इन इंडिया, तो जो लिख दिया उसके बाद मैंने क्वेश्चन फिर से ब्रेनस्टॉर्म किया। अब इसमें ध्यान से सुनना कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या मैजिक क्रिएट करेगी। एक तो हमारे दिमाग में ग्लोबलाइजेशन की नॉलेज को कंडेंस कर देगी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका डायग्राम है, उसकी टाइमलाइन है, उसका कोटेशन है, ये सब क्योंकि हमने लिखा ही है, हम उसके बाद आफ्टर थॉट फिर हम थोड़ा और एफर्ट करेंगे तो हमें ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट मिल जाएंगे, क्योंकि 3-4 बार लिख दिया। फिर हम थोड़ा सा एक्टिवली चैट जीपीटी कर लेंगे कि भाई व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई ग्लोबलाइजेशन में कंपोनेंट्स में मतलब फीचर्स क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, कमोडिफिकेशन है, ये वो। जब हमें पूरे सिलेबस के टॉपिक्स के कंपोनेंट्स मिल गए हैं तो हमारे साथ एक नई मैजिक होगा जो मैं आगे बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन की एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन ब्रिटिश सोसाइटी। अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे ना आती,
ना समझ में आती, ना मैंने ज़्यादा पढ़ी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभी। पर मैंने ये आर्ट सीख ली। अब मैंने क्या किया, ब्रिटिश सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स हैं, सबको पता है। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है बेसिक, ये सबको पता है कि भाई हमने जो प्रोडक्शन करी है वो मतलब इंडस्ट्री में बहुत स्केल पे हुई है, मशीन्स का इस्तेमाल है। और ब्रिटिश सोसाइटी के पैरामीटर्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, विमेन है, चाइल्ड है, मार्केट्स मतलब कंजम्पशन है, वैल्यूज़ है, क्लोथिंग है, लैंड का वो है, फ्यूडलिज्म है। ये मैंने कंपोनेंट्स मैप कर दिए जब मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया लेवल 5 में। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को इन दोनों को तो रिलेट करना है। मुझे करना है कि क्या हुआ कि लेबर, विमेन भी क्या कहते पार्टिसिपेट करने देगी इकॉनमी में, तो नई वैल्यू, सोशल वैल्यूज़ का जन्म हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि सोसाइटी में विमेन है और उस साइड लेबर है, तो मैंने उनको लिंक कर दिया। फिर मैंने कहा कि सोसाइटी में चेंज क्या हुआ कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल वहाँ पे या लैंड होता है, तो लैंड जो है वो इंडस्ट्री में लगने लग गया। तो जो फ्यूडलिज्म का कल्चर है ब्रेक हो गया, फ्यूडलिज्म सोचो वैल्यूज़ से आया मेरा। तो ऐसी मेरी चीज़ें लिंक होने लग जाएंगी। लिंक कैसे होंगी, क्योंकि मेरे को कंपोनेंट्स पता है ना। एक चीज़ और डिस्कवर होएगी, मेंस में 90% क्वेश्चन एक्स का इम्पैक्ट वाई पे आ रहे हैं। जैसे पॉवर्टी वाला भी है, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, पर रीजंस फॉर मतलब एक्स का इम्पैक्ट वाई पे, दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, वो अब कम हो रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का स्कोप क्या है। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि इन लाइट ऑफ दिस जजमेंट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनेंस, मतलब इस जजमेंट का ऑर्डिनेंस पे क्या इम्पैक्ट है, स्मार्ट सिटी का अर्बन पॉवर्टी से क्या लेना देना है, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सोशल कैपिटल से क्या रोल है। तो ये एक्स का वाई पे क्वेश्चन है। तो अगर हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंपोनेंट पता है, सोशल कैपिटल के क्वेश्चन पता है, तो हम उनको लिंक कर सकते हैं आपस में, इधर ब्रेक किया, इधर ब्रेक किया, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये हमारे लेवल 5 में होगा जब हम बहुत बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। लेवल 5 का सेकंड पिलर है सोर्स मैपिंग। अब सोर्स मैपिंग में क्या करो, सारे इंस्टीट्यूट उठा लो। ये मेंस के वक्त की बात है, जिस साल आप मेंस दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस साल कौन सी थीम्स न्यूज़ में है और उनको ज़्यादा एफर्ट देना है। जो भी न्यूज़ में आया, बजट में कुछ है, जैसे कैपेक्स में बहुत है तो कैपेक्स एक थीम हो गई, उन पे आपके पास डिफरेंशिएशन वाली नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें सबको पता है। एक तो वो थीम्स आप इसलिए भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि सब करके जा रहे हैं। जैसे पिछले साल इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी थीम थी जो हम मिस नहीं कर आए, क्वेश्चन आए तो मैं पीछे नहीं रह सकता। तो आप करो सोर्स मैपिंग। सोर्स मैपिंग के क्या करो, सारे इंस्टीट्यूट खोलो, सारी न्यूज़ खोलो और ट्रैकर प्रो खोलो। ट्रैकर प्रो में जो जो अखबार में आ रहा है आपको सब दिख जाएगा कि वो कौन सी, वो थीम के वाइज मैप्ड है। तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ें इस साल न्यूज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्रॉस चेक कर लो सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ। ऐसी कोई थीम नहीं होनी चाहिए जो कोई इंस्टीट्यूट कवर कर और आपने वो नहीं करी भी। कुछ 200-300 थीम हो जाएंगी आपकी। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स की भी ओवरलैपिंग होगी। मंथली मैगजीन भी रेफर कर लो ताकि हमारी थीम्स की एक चेकलिस्ट बन जाए कि ठीक है ये सारे टॉपिक अपने को करना। ये हमारे L5 में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी जब हम ये दोनों काम करेंगे तो हमारे अंदर एक नई चीज़ हम देखेंगे, कंडेंसेशन। मतलब हमारी जितनी नॉलेज है ना, जो स्कैटर्ड है, मतलब सोसाइटी में हमारे पास वुमेन की नॉलेज, वो कंडेंस हो जाएगी। वो मेरे दिमाग में कुछ 10 पॉइंट्स में आ जाएगी। जो उसके रिलेटेड नई न्यूज़ आई है वो मेरे दिमाग में कंडेंस हो जाएगी कि विमेन में डलनी है। फिर मैं अखबार भी ऐसे ही पढ़ूंगा कि ये नॉलेज पेपर 2 में कहाँ डलेगा, ये पेपर 1 में कहाँ डलेगा, ठीक है। मैं मतलब फिर मैं ऐसे सोचूंगा कि इंट्रोडक्शन मेरी यही हो गई कि साइक्लोन है तो दुनिया में कहीं साइक्लोन आया तो वो मेरी इंट्रोडक्शन होगी, रिसेंटली साइक्लोन हैपेंड देयर। उससे मैजिक क्रिएट होगा कि जैसे क्वेश्चन आए नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा, सोचूंगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, मैप बना के उसको मैप करूंगा। सेरिकल्चर है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, कोरिंग है, लॉगिंग है, वो मैं मैप पे मैप कर दूंगा। तो वो मैजिक कब हो रहा है, जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग L5 पे हो रहा है। अब हम आ जाते हैं L6 पे। L6 इस एग्जाम की लास्ट स्टेज है, मतलब जिसको हम आर्टिस्ट वाली स्टेज बोलते हैं कि हम आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास सारी नॉलेज है। अब हम आंसर्स क्यूरेट करते हैं, मैजिक करते हैं और हमें वहाँ तक पहुँचना है। एंड ट्रस्ट मी, उस स्टेज पे जो क्वेश्चन दूसरों को ऐसा लगता है ना कि डिफिकल्ट टू मैनेज है, वो आपके लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस साल GS1 में क्वेश्चन आया, और मैं GS1 में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे 117 मार्क्स हैं और आधा पेज मेरा इस बार भी छूटा था। मतलब फाइनल पेपर में भी आधा पेज या एक पेज मतलब आधा क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन आया कि ये GIS को, ड्रोन्स को और AI को आप कैसे लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उस स्टेज पे पहुंचा कि जहाँ पे मेरे को AI, ड्रोन्स, GIS के बेसिक फीचर्स पता हैं।
मुझे रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट के बेसिक फीचर्स पता है, कंपोनेंट्स पता है, क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, सेक्टर का ही तोड़ सकते हो आप उसको, अर्बन रूरल के हिसाब से तोड़, और मैं उन दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ स्कीम वाइज कि ड्रोन है वो लैंड मैपिंग कर रहा है, जिससे प्रॉपर्टी बेटर हो रही है, एग्जाम्पल स्वामित्व स्कीम। वो लास्ट स्टेज है जहाँ पे आप क्यूरेट कर पा रहे हो। वो स्टेज में मेंटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मेरी कॉन्वर्सेशन से हमारे को बहुत चीज़ें कंडेंस और कॉम्पोनेंट वाइज हुई। अब एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें मेंटर्स का, पीयर्स का भी रोल है, जो आपके साथ बच्चे, आप आपस में टॉपिक्स को, थीम्स को डिस्कस करो। जैसे सर और मैं एक दिन बैठे, हमने पीडीएस का मैंने कोई आंसर लिखा, सर ने पढ़ा, सर को लगा ठीक है, मतलब या मैंने अपने किसी दोस्त से डिस्कस किया कि पीडीएस क्या है। बात करते करते हम उस पर आए कि हमें पीडीएस के आंसर के पॉइंट्स कैसे लिखने चाहिए, कि हमें पीडीएस की सप्लाई चेन बना देना, कि पीडीएस में सबसे पहले एफसीआई, मतलब क्या कहते हैं, एमएसपी पे गुड्स प्रोक्योर होते हैं, फिर वो एफसीआई के गोडाउन रखे जाते हैं, फिर वो ट्रक में ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वो राशन शॉप से, फेयर प्राइस शॉप से बिकते हैं। वहाँ पे मतलब केओएस वगैरह के सिस्टम, पीओएस वगैरह के सिस्टम में मशीनें लगी हुई है। चैलेंजेस लिखने तो हर पॉइंट पे चैलेंजेस लिख दो, सॉल्यूशन लिखने तो हर पॉइंट पे लिख दो। सिमिलरली सेमीकंडक्टर को मैंने वो चीज़ सीखी। अब जब मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ा और वो इस साल न्यूज़ में था, पता था आएगा, तो मैंने सेमीकंडक्टर की भी सप्लाई चेन पहले ही रट ली कि उसमें ओसैट होते हैं। मेरा उस साइड का बैकग्राउंड नहीं तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ओसैट होता है, एएमईटी होता है, असेंबल, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, ओसैट एक स्टेज होती है, ऐसे कुछ स्टेज होती है, अब मेरे को याद भी नहीं, स्टेज 1 2 3। तो मैंने वो स्टेज लिख दी, प्रीफैब, डिज़ाइन, ओसैट, एएमईटी, ऐसा कुछ होता है। मैंने इस स्टेज के एग्जाम्पल, इस स्टेज के चैलेंजेस, इस स्टेज के, तो उससे आपका आंसर स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 सजेशंस है, वो मैंने वे फॉर्मेट में डाले और वो डायग्राम की तरह लिखे हुए हैं। 4 चीज़ें बढ़ाओ, 3 चीज़ें घटाओ, या 3 चीज़ें बढ़ाओ, 4 चीज़ें घटाओ। वो एज इट इज़ मैंने वे फॉर्मेट डालना। अब वो दिखने में एक पॉइंट लिखा है मैंने, पर जब बाकी लोग उसमें 7 अलग अलग पॉइंट दिखते, वो तो मैंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिया, तो मेरा आंसर कितना डेंस हो गया। क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए कि सारे कंपोनेंट्स कंडेंस्ड हैं, और मतलब मेंटोर के साथ, एआई के साथ, और मैं अपने दिमाग को एक्टिवली ऐसे ट्रिनिटी में यूज़ कर रहा हूँ कि चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, उनको ऑर्डर में डाल रहा हूँ, और फिर उसको अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2-3 हज़ार आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ओवरवेल मत हो, ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं 3,000 आंसर लिख चुका हूँ। तो इसको ऐसे मत सोचो कि ये मेरी फर्स्ट स्टेज है, ये मेरी कल्मिनेशन वाली स्टेज है। आप ये लैडर चढ़ते रहोगे तो इवेंचुअली बहुत स्मूथली आप यहाँ पहुँच जाओगे। ओवरऑल अब ज्ञान ये है कि रोज़ जो करो उसको ढंग से करो। मेंस के लिए दिन के 4-5 आंसर पढ़ो, उनको एनालाइज करो, देखो कि आप डिमांड हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। चैट जीपीटी से आंसर इवैल्यूएट करवाओ, मेंटोर से करवाओ, पीयर्स से करो, चीज़ों को कंपोनेंट में ब्रेक करो। जो मैंने बातें कही उसको दूसरी बार फिर सुनना। अब करंट अफेयर्स का क्या रोल है इस पूरे में, L6 में मैंने वैसे ही बताया। जो न्यूज़ आ रही है वो देखना कहाँ फिट हो रही है। अब जैसे ट्रैकर प्रो क्या है, ट्रैकर प्रो आप जाके गूगल पे सर्च करना। ट्रैकर प्रो बेसिकली न्यूज़ ऑर्गेनाइज करने का एक मेथड है, अतीश सर का ही है। और मतलब सर क्या कर रहे हैं उसमें, या हम कर क्या रहे हैं उसमें, न्यूज़ को हिंदू और क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को थीम वाइज, टॉपिक वाइज मैप कर रहे हैं। तो बेसिकली उसको ऐसे मत देखो कि ये है तो अखबार। वो मेरा काम आसान हो गया कि वो टैग न्यूज़ मिल गई मुझे, तो मुझे क्या करना है, मेन से मैंने क्या किया, इन्वायरमेंट का टैग डाल दिया। तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी इन्वायरमेंट की न्यूज़ 6 महीने में आ गई, वो मेरे को मिल गई, वो मैंने अपने टॉपिक में ऐड कर ली। तो मेरे आंसर्स फुल ऑफ क्या कहते हैं वैल्यू एडिड कंटेंट, और मेरा काम आसान हो गया, मुझे एक भी दिन का अखबार नहीं पढ़ना पड़ा। अब एक बार ऐसे की बात करते हैं, फिर कुछ जनरल बातें करेंगे। अब ऐसे है, ऐसे में मैंने क्या किया, ऐसे में पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे नंबर कम आ रहे थे, और अगले दोनों अटेम्प्ट में पिछले साल 128 है, विच वॉज आई थिंक 3rd 4th हाइएस्ट। इस साल 119 है, मेरी थोड़ी गलती रह गई, एंड मुझे पता था थोड़े नंबर ड्रॉप करेंगे। पहले दोनों अटेम्प्ट में 100 के आसपास आए। ये जंप रैंडम नहीं है, इस जंप के बीच में ओवरहॉलिंग ऑफ मेथड है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। I'll do a separate video on essay. I wanted to discuss prelims and GS in detail because that is the plinth and that is where my expertise lies. अब ऐसे में पर मैंने जो सीखा, एक तो आपको मैप कर लेना है कि कुछ प्रीवियस ईयर थीम्स हैं 15 साल की, वर्च्यूज़ पे बेस्ड, वैल्यूज़ पे बेस्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेज, परसिवेरेंस, पेशेंस, हैप्पीनेस, क्वेश्चन इन्हीं पे आ रहे हैं, और आपको 8 में से 2 लिखने हैं। तो आप 15 थीम प्रिपेयर कर लोगे तो दो तो चमक ही जाएंगी। लेवल 1। लेवल 2 फिर डेटा एनालिसिस का है। डेटा एनालिसिस में आपको देखना है कि आप किस तरीके से आंसर कि बाकी लोग किस तरीके से अपना ऐसे लिख रहे हैं। अगर बाकी लोगों को लिखने का स्ट्रक्चर थोड़ा वर्बोस है तो मतलब वर्बोस को नंबर मिल रहे हैं। अगर बाकियों का बहुत डायरेक्ट है तो डायरेक्ट को नंबर मिल रहे हैं।
क्योंकि अपने को बेटर ऐसे, वैसे तो बोलते हैं कि ऐसे का कोई बाउंड्री नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि रिस्क लेने से बड़ा रिस्क, अपने को लक को बीट करना है तो हम एक स्ट्रैटेजी के तहत चलें। ये होगी सेकेंड चीज़। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है एक तो कंटेंट प्रिपेयर कर लो थीम्स पे, प्रिपेयर कर लो थीम्स पे, जो थीम्स इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने पास उस वक्त बहुत अच्छा मसाला हो देने का। राइटिंग स्टाइल हमने टॉपर्स की कॉपी एनालाइज कर ली, डेटा एनालिटिक्स लगा के पिछले किस टॉपर के नंबर है, तो वो वैसे ही लिख रहे होंगे। 10-12 टॉपर देख लिए तो कुछ कॉमन थीम्स मिलेंगे अपने को, और हम उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फिर आप देखो कि आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिख सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म, एक्टिवली ब्रेनस्टॉर्म करो 15 मिनट में। ब्रेनस्टॉर्म करते हुए आर्ग्यूमेंट्स लिखो, ना कि क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स लिखो। हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एग्जाम्पल लिखे जाते हैं कि मैं इसमें ये डाल दूंगा, ये डाल दूँ, कैसे डालेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे थीम पर कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो। तो ये हो गया अपने ऐसे का मामला। अब बात ये है कि जैसे मोटी मोटी बात ये है कि करंट अफेयर्स को हमें एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। ट्रैकर पर उसका मीडियम हो सकता है, न्यूज़पेपर उसका मीडियम हो सकता है, मैगजीन, तो करंट अफेयर से डरना नहीं है। प्रीलिम्स का गेम स्टैटिक ज़्यादा है, डायनेमिक कम है, डायनेमिक को स्टैटिक के हिसाब से कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। मेंस तो प्योर लेवल का गेम है, जैसे जैसे, और मैं अपने उससे कहूँ, मेरा स्कोर, मेरे 200 नंबर बढ़ गए मेंस में। पहले मेंस से 664 थे, 864 हो गए। वो 200 नंबर इसलिए बढ़े क्योंकि मैं पहले लेवल 1 पे था, अब लेवल 5-6 पे पहुंच गया हूँ। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको खुद के अंदर चेंज दिखेगा कि आपके पास जो कमांड ओवर थीम्स है वो बहुत बढ़ जाएगी, पर वो एक दिन में नहीं हो रहा। अब एक दिन में क्या कर सकते हो, एक दिन में आप रोज़ के 4-5 आंसर लिखो ही लिखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उनको एनालाइज करो। एनालाइज करते हुए देखो डिमांड हिट हो रही है कि नहीं, रिकॉल कैसा है, पॉइंट्स दिमाग में आए कि नहीं आए, थीम्स ब्रेक हो रही हैं, आप उसको कंपोनेंट वाइज बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। फिर उसके बाद एक एक्टिव इंटरेक्शन करो कि जब आपने पीडीएस कर दिया फिर उसको चैट जीपीटी डालो, वो पीडीएस में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, नोट को इनरिच वहीं कर लो, ग्लोबल कंपैरिजन दे मेरे को पीडीएस के साथ। एक स्टेज और रह गई जो मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट में आपको अपने नोट्स के नोट्स बनाने हैं। मेंस में जो मैंने कहा कि L0 में बेसिक नोट्स बनाओ, फिर उनकी वैल्यूडेशन। एंड में ऐसा हो जाना चाहिए कि जो बेसिक मामला है वो तो आपके दिमाग में वैसे ही इंटरनलाइज्ड है, आपके नोट्स सिर्फ डिफरेंशियल कंटेंट पे होने चाहिए। अगेन प्रीलिम्स एंड मेंस, आई हैव टू से दिस अगेन, वी हैव लिमिटेड मेमोरी। हमको डिसाइड करना है कि वो मेमोरी कहाँ पुट टू यूज़ कर रहे हैं। मैं उसी मेमोरी से ये याद कर सकता हूँ कि सिटीजन चार्टर के बेनिफिट्स क्या हैं, या मैं उसी मेमोरी से ये सोच सकता हूँ कि सिटीजन चार्टर के बेनिफिट तो मैं खुद ही सोच लूँगा। मैं सिटीजन चार्टर की 10 नई बातें सोच लेता हूँ जो कोई नहीं लिख रहा। जैसे जॉन मेजर ने शुरू किया था, एक डायग्राम बना दूँ, एक कोटेशन हो जाए, एक फ्लो चार्ट हो जाए, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिससे आंसर में वो एज मिले। कमिंग टू द एंड, आई जस्ट वॉन्ट टू से, दाल मखनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉम काकी टू बुखारा, या हम क्या कहते हैं पैसों पे इंटरेस्ट जितना मिलता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ नहीं होगा। बेस होने के बाद व्हाट इज योर वैल्यू एडिशन इनटू इट, कि हम उसको एक्सेलेंस पे कैसे ले जाएं, फ्रॉम अ वेरी गुड दाल विच टेस्ट वेल, विच इज आवर कंटेंट हेयर, टू हाउ इट इज प्रेजेंटेड वेल, हाउ इट इज डिस्प्लेड वेल, हाउ द एम्बियंस इज बेटर। तो सिमिलरली तुम्हारे आंसर्स भी ऐसे होने चाहिए। बेसिक कंटेंट तो है ही है, उसके बाद उसमें वो एक्स्ट्रा एज नॉच कैसे आएगी, वो पिछली और अगली कॉपी से डिफरेंशिएट होगी। उसके लिए रोज़ के आंसर प्रैक्टिस करने हैं, कंटेंट इनरिच करना है, नोट्स के नोट्स बनाने हैं, टॉप कॉपीज एनालाइज करनी है। Frankly, all of you know all of these things. I think it is more important to start getting in the hang of it. ये करना शुरू करेंगे तो ये होगा, and that is about it. इंटरव्यू मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करे हैं, पहली बार 184 थे, अगली बार 140 थे, इस बार 193 थे। तो आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड ऑन इंटरव्यू। जैसे सब बोलते डायफ पढ़ लो, वो करो, मेरे पास भी वही एडवाइस है, क्योंकि और मेरा इतना शार्प डिप है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि हमें लक बीट करना है वो मैं खुद ही नहीं कर पाया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देयर आर अदर टॉपर्स हु हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन इंटरव्यू, हु हैव कंसिस्टेंटली डन वेल इन इंटरव्यू। दोज आर बेटर पीपल टू रेफर। डोंट टेक माई एडवाइस फॉर इंटरव्यू, टेक माई एडवाइस फॉर GS इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू रेजोनेट विद इट, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर मैं एक लाइन में एडवाइस दूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ओवरवेल मत हो, क्योंकि लंबी जर्नी है। मेरी बात को फिर मैं कैविएट के साथ कह रहा हूँ कि ये 6 साल की जर्नी का मैं तुम्हें जिस 1.5 घंटे में दे रहा हूँ, तो उसको उसी अंडरस्टैंडिंग से एब्जॉर्ब करो कि इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट बी एबल टू बी कॉम्प्रीहेंडेड इन 1 डे, नॉट मेंट ऑल्सो। अभी के लिए क्या करना है, थीम वाइज टॉपिक वाइज नोट बनाना कभी से शुरू कर दो, आज से कर दो। लेवल 1 पे हो तो शुरू कर दो, फाउंडेशन कंप्लीट करते ये शुरू कर दो, थीम वाइज नोट बनाना, करंट की न्यूज़ को उस नोट में ऐड करना, और जितना भी आता है आंसर राइटिंग शुरू कर दो।
ये परफेक्शन का गेम ही नहीं है, परफेक्शन इसमें कभी आ ही नहीं सकती। आज भी मुझे 2-4 सीन्स पे उतनी क्लैरिटी नहीं है, हर आंसर के हर पॉइंट याद नहीं, क्योंकि सिलेबस इमेंस है। जितना आता है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। और यहाँ पे चीज़ें बहुत पैरेलली चलती हैं। एक लेवल पे आप किसी चीज़ पे लेवल 6 पे होगे, किसी चीज़ पे लेवल 1 पे होगे। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पे हो सकता है मैं लेवल 2 पे हूँ, पॉलिटी में मैं लेवल 5 पे हूँ, वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करो। तो प्रीलिम्स में भी वो सोच लो कि कहाँ कितने % लाने हैं, बाकी से बेटर करना है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में बाकी लोग 10 में से 3 ही क्वेश्चन सही करते हैं, तो मुझे 3 से कम तो नहीं सही करने। पॉलिटी में अगर सब 12 कर रहे हैं 15 में से, तो मुझे भी 12 करने पड़ेंगे। ईजी क्वेश्चंस हर जगह पिक करो अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड गो एड विद इट। एंड अभी तो प्रीलिम्स आ रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बातें कही उसको फॉलो करो। आई विल कम अप विद अ डेडिकेटेड अदर वीडियो ऑल्सो ऑन प्रीलिम्स ऑन माई चैनल, एंड वील मीट अगेन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू वेरी वेल।